हम सचमुच में थोड़े विचित्र तो हैं। हम जिससे चिढ़ते हैं उससे मुक्ति चाहते हैं, लेकिन जब वो मुक्त होने के लिए हम कोशिश करते नहीं, और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम उस चिढ़ से ही फिर वापस आलिंगनबद्ध कर लेते हैं, उसे भुजपाश में बांध लेते हैं। राजनीति हमारी सांस सांस पर हावी हो गई है। हम सब उससे ऊबे हुए लोग हैं, किंतु उससे मुक्त भी नहीं होना चाहते। मैं राजनीति से हटकर जब भी कुछ बात करता हूँ, और वो जानबूझकर करता हूँ, तो उसे गिनती के लोगों की कृपा मिलती है। वो राजनीति से जुड़ी बातों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जिसे हम राजनीति कहते हैं वह राजनीति नहीं, वो दलगत राजनीति है। और दलगत राजनीति के आधार पर जब हम कोई बात करते हैं, धारणा बनाते हैं, तो उसमें कभी भी प्रेम भाव, सहिष्णुता, सहमति का असहमति का आदर वाली बात कभी नहीं आती। राजनीति होती तो हम सब राजनीति करते, और राजनीतिक नाम पे एक दूसरे के नाम से एक दूसरे से अंठाए हुए नहीं रहते। फिर भी मैं अपनी कोशिश से जारी रखूँगा, क्योंकि केवल प्रयत्न ही मेरे नियंत्रण में है, परिणाम नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। इसीलिए आज की बात साहित्य की, साहित्यकारों की और उनकी चिंता करने वाली राजनीति की कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, साहित्य और राजनीति के रिश्तों पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, किंतु ये सच है कि साहित्य से दूरी बनाने वाली राजनीति अमानवीय, असंवेदनशील, हिंसक और क्रूर हो जाती है। आज़ादी के बाद की लगभग आधी सदी तक राजनीति आज जैसे शत्रुभाव वाली राजनीति नहीं थी। स्वाधीनता संग्राम के अधिकांश सेनानी कहीं न कहीं साहित्य से जुड़े हुए थे, और वही लोग राजनीति में अग्रणी थे। और उस दौर के लगभग सारे पत्रकार या तो खुद साहित्यकार थे या साहित्य से जुड़े हुए थे। तो राजनीति और पत्रकारिता के सारे लोग साहित्य से जुड़े हुए थे, और साहित्यकार राजनीति से जुड़े हुए थे। इसीलिए उस कालखंड की राजनीति एकदम मानवीय, बड़ी संवेदनशील, बड़ी नरम मिजाज की, सहिष्णु और असहमतियों को भरपूर आदर देने वाली राजनीति थी। उस दौर के राजनेता साहित्य और साहित्यकारों की कितनी चिंता करते थे और कितना मान देते थे साहित्यकारों को, इसका एक रोमांचक नमूना मुझे 2 दिन पहले एक मित्र ने उपलब्ध कराया। निश्चय ही उन्हें भी नमूना किसी और से मिला होगा, और आप भी उससे रूबरू होइए। और आज का ये मेरा वीडियो उसी पर आधारित है। ये प्रसंग 1954 का है। नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेहरू खुद एक उत्कृष्ट लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, और जब उनके परिवार पे उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, तो उनके परिवार की आजीविका का साधन केवल नेहरू की किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी थी। उन्होंने खुद कई किताबें लिखी। दिनकर की प्रख्यात कृति संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका उन्होंने लिखी थी, और ये प्रसंग भी नेहरू से जुड़ा हुआ है। साहित्य अकादमी की स्थापना हो चुकी थी, किंतु उसका औपचारिक उद्घाटन 2 मार्च 1954 को संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ था, और श्री कृष्ण कृपलानी को इस अकादमी का पहला सचिव नियुक्त किया गया था। उद्घाटन के अगले ही दिन 3 मार्च 1954 को नेहरू ने कृपलानी जी को एक पत्र लिखा। जैसा कि मैंने कहा, ये पत्र ही मेरी आज की बात का कारण और आधार है। पत्र पढ़ रहा हूँ, इसकी कोई व्याख्या नहीं करूँगा, इसमें कोई विस्तार से नहीं जाऊँगा। सुनकर आप ही इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत छोटा पत्र है, बड़ा नहीं है, और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। नेहरू लिखते हैं, मेरे प्रिय कृष्ण, मुझे जानकारी नहीं है कि आप इलाहाबाद के हिंदी कवि निराला के बारे में जानते हैं या नहीं। उन्होंने पहले बहुत अच्छा लेखन कार्य किया हुआ है, और आज भी कभी कभी खुशनुमा होने पर अच्छा लिखते हैं। अक्सर वे बहुत बेहतर नहीं ही रहते हैं। उनकी पुरानी पुस्तकें लोकप्रिय हैं, और उनमें से कुछ मेरे ख्याल में पाठ्य पुस्तकें हैं। लेकिन अपनी नासमझी या तंगी के चलते उन्होंने अपनी वो सारी पुस्तकें तमाम प्रकाशकों को मात्र 25 या 30 या 50 रुपये प्रति पुस्तक के मोल बेच दी। शायद उनका पूरा कॉपीराइट बिक गया है। प्रकाशकों ने खूब अच्छे पैसे बनाए हैं और बनाते ही जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यानी निराला जी को कुछ भी नहीं मिलता है, और निराला जी व्यावहारिक रूप से कहें तो भूखमरी से गुजर रहे हैं। ये
प्रकाशक द्वारा धोखाधड़ी से एक लेखक का शोषण करने का शर्मनाक मामला है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि चाहे कठोर कानून से ही सही, लेकिन इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे मामलों को चुनौती दी जा सके। साहित्यकारों के आर्थिक शोषण की साहित्यकारों को राइट नहीं दी जाने की। खैर, नेहरू आगे लिखते हैं, खैर यह सब मुझे ये कहने को मजबूर कर रहा है कि अकादमी को तुरंत ही कॉपीराइट के कानून में संशोधन के विषय में विचार करना चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि 1 या 2 साल पहले कुछ प्रयास किए गए थे और मैंने कानून मंत्रालय को लिखा था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरे विचार से आपको सारी सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए और इसके लिए एक टिप्पणी और तैयार करनी चाहिए। इस बीच निराला कुछ आर्थिक मदद के हकदार हैं। नेहरू की चिंता को अनुभव कीजिए। इस बीच निराला कुछ आर्थिक मदद के हकदार हैं। उनको सीधे कोई मदद देना बेकार होगा, क्योंकि वे इसे तुरंत ही दूसरों को दे देंगे। निराला जी के स्वभाव को नेहरू कितने अंतरंगता से जानते थे, उसका उदाहरण है कि उनको सीधे कोई मदद देना बेकार होगा, क्योंकि वे इसे तुरंत ही दूसरों को दे देंगे। सच तो ये है कि वो अपने कपड़े, यहाँ तक कि अपनी आखिरी कमीज तक और सब कुछ किसी को दे चुके हैं। महादेवी वर्मा और कुछ अन्य लोग जो इलाहाबाद की साहित्य सभा से जुड़े हैं और उनकी देखभाल की कोशिश करते हैं और उनको कुछ पैसे भी देते रहते हैं। मेरे विचार से हमें निराला जी को 100 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था करनी चाहिए और वो पैसे हमें महादेवी वर्मा के पास भेजने चाहिए। ये पैसे शिक्षा मंत्रालय के फंड से आराम से लिए जा सकते हैं, जो कि इस तरह के उद्देश्यों के लिए है। क्या आप कृपया मौलाना साहब यानी तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इस मामले से अवगत कराएंगे, और अगर वो राजी हों तो उनका मंत्रालय इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। आप निराला के बारे में महादेवी वर्मा से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सादर, जवाहरलाल नेहरू। 1954 में हमारे राजनेता साहित्यकारों की और साहित्य की कितना चिंता और कितना आदर करते थे और कितनी अंतरंगता से, मन के तलछट से चिंता करते थे, इसका अंदाज नेहरू के इस पत्र से उस वक्त के राजनेता अपने से असहमत लोगों को भी आदर से अपने पास बिठाते थे। आज तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी शुरुआती बात से और नेहरू का ये पत्र सुनने के बाद में आप शायद राजनीति से परे हटकर भी कुछ सोचने के बारे में सोचेंगे और राजनीति को अपनी प्राथमिकताओं से, दलगत राजनीति को अपनी प्राथमिकताओं से कहीं ना कहीं दूसरे, तीसरे, चौथे क्रम पर लाने के बारे में विचार करेंगे और अपने आसपास के साहित्यकारों को थोड़ा सा उनकी चिंता करने के बारे में भी आप विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बात मैंने शुरू में नहीं कही, अब कह रहा हूँ। कृपा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।